हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपन फिर राष्ट्रीय आय का भाग थर्ड लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय के विभिन्न समुच्चय के कह सकते हैं अपन। ये राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। माई सेल्फ महेंद्र लोमरोड, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खिंसर नागौर। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया है कि ये टॉपिक कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आय के अपन सब विभिन्न कंसेप्ट पढ़े, उससे पहले मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि आप अपने जो सबसे पहले मूलभूत अवधारणाएं पढ़ी थी, उसमें 3 अवधारणाएं अपने इसको पढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक राष्ट्रीय एवं घरेलू में अंतर, जो बताया था मैंने, दोनों में विदेशों में शुद्ध साधन आय का अंतर है। दूसरा सकल एवं शुद्ध में अंतर, सकल और शुद्ध में जो अंतर है वो मूल्यह्रास का है। और तीसरा जो मैंने अंतर बताया था बाजार कीमत और साधन कीमत में अंतर, वो है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का अंतर। इन तीनों चीजों को ध्यान रखेंगे तो आगे जो भी अपन इस समुच्चय के बारे में या राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इजीली आराम से समझ में आ जाएगी। चलो शुरुआत करते हैं अपन। राष्ट्रीय आय की अवधारणा का पहला जो अपन कंसेप्ट लेते हैं, या पहली अवधारणा ले, इसको कभी कभी राष्ट्रीय आय की संरचना या राष्ट्रीय आय का समुच्चय भी कहते हैं, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। मुख्य जो राष्ट्रीय आय के समुच्चय, वैसे जैसे मैं बताऊं आप, अपन समुच्चय मतलब यहाँ पे ये अवधारणा जीडीपी क्या है, जीडीपी एमपी क्या है, जीडीपी जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट क्या है, एनएनपी मार्केट कॉस्ट क्या है, निजी आय क्या है, व्यक्तिगत परोज्य आय क्या है, तो ये सब अपन राष्ट्रीय परोज्य आय क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, इन सब के बारे में अपन इस अवधारणा के अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे। तो आज अपन जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत अपन सबसे पहले अवधारणा अपन पढ़ते हैं जीडीपी। जीडीपी शब्द आप बहुत बार सुनते हैं। अगर सिर्फ भी कहीं एग्जाम में जीडीपी लिखा हुआ आता है तो उसका मतलब मार्केट प्राइस पर ही होता है, नहीं एमपी पर होता है। और अगर फैक्टर कॉस्ट पर होगा तो जीडीपी एफसी लिखा हुआ आएगा, यानी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद को अपन इंग्लिश में कहेंगे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको अगर परिभाषित करें, बहुत बार आता है कि परिभाषा के 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है कि जीडीपी क्या है। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद, यानी यहाँ पे घरेलू की बात हो रही है। घरेलू मतलब जिसमें एक देश की घरेलू सीमा में सभी देश के सभी निवासी, चाहे सामान्य निवासी हो चाहे बाहर के निवासी हो, सभ्यों द्वारा जो उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है, उसे ही अपन सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जिसके अंतर्गत मूल्यह्रास, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर सब शामिल होते हैं। अर्थात अपन इस तरह परिभाषा कर सकते हैं कि एक देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य, जिसमें मूल्यह्रास भी शामिल होता है, को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी के आधार पर अपने जो सारे बाकी जो कंसेप्ट है वो समझने में बहुत ही उपयोगी है। और जीडीपी कंसेप्ट, आप हर कोई जीडीपी के बारे में मार्क अपन सुनते हैं कि जीडीपी गिर रही है, बढ़ रही है, क्या है। तो इससे जीडीपी से अपने एक देश की क्षमता का पता चलता है कि एक देश की क्या उत्पादन क्षमता है। उसी के कारण अपन जीडीपी का अध्ययन करते हैं। दूसरा कंसेप्ट अब लेते हैं अपन बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब है जीएनपी एमपी, यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीएनपी और वहां अपन ने पढ़ा था जीडीपी। इसका मतलब यहाँ पे अंतर किस चीज का है, वो था सकल घरेलू उत्पाद, ये है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब है जब राष्ट्र की बात करेंगे तो सामान्य निवासी के बारे में बात करेंगे। वो एक सीमा के अंतर्गत नहीं होगा, वो उस अब देश के बाहर भी उत्पादन हो सकता है सामान्य निवेशन द्वारा, और देश के अंदर भी हो सकता है। बाहरी जो व्यक्ति होगा उनका अपन अपना उत्पादन है वो अपने देश में शामिल नहीं होगा। इसके कारण इसकी जो परिभाषा ऑटोमेटिकली बन जाएगी कि एक देश के सामान्य निवासी द्वारा, वहां पर अपन बात की एक देश की घरेलू सीमा में, यहाँ पे करें अपन एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं।
यानी अपन दोनों परिभाषा हम देखें तो यहाँ पे ले रहे हैं एक देश सामान्य निवासी और वहां ले रहे हैं एक देश की घरेलू सीमा में। ये दोनों मुख्यतः अंतर है, यानी घरेलू सीमा में दोनों निवासी आ गए, जबकि एक देश सामान्य घरेलू सीमा और बाहर की सीमा में बाहर भी उत्पादित होता है वो भी शामिल होगा, लेकिन गैर सामान्य निवासियों का उत्पादन में जो वस्तु और सेवाएं उत्पादित की उसका मूल्य शामिल नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जीएनपी अगर अपने को जीडीपी दिया हुआ है और अपने को विदेशों से शुद्ध साधन आय दी है। विदेशों से शुद्ध साधन आय का मतलब आपने पहले पढ़ा था कि अपने जो देश के सामान्य निवासी वो बाहर जाके भी उत्पादित करते हैं, जैसे कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक, संपत्ति, उद्योग बढ़ती आय, और अपन ने पढ़ी थी कि कंपनियों की प्रतिधारित आय। तो वो सब चीजें अपन जोड़ेंगे तो अपनी आय, और इसी तरह वहां वाले निवासी अपने यहाँ से जो उत्पादित कर अपनी आय लेके जाते हैं, तो उनके द्वारा जो आय अर्जित की गई अपने देश में और अपने देश के सामान्य बाहर जो अर्जित आय की गई, इन दोनों का अंतर होता है वो विदेशों से शुद्ध साधन आय होता है, जिसको अपन शॉर्ट में एनएफआई है, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड होता है। तो इसको अपन एनएफआई अपन जहाँ पे लिखेंगे इसका मतलब है कि वो विदेशों से शुद्ध साधन आय को बता रहा है। यहाँ पे देखो डी जीडीपी में डी है और यहाँ एन है, तो मैंने कहा कि एन यानी नेशनल और डी में अंतर होता है विदेशों से शुद्ध साधन आय का। अगर जीडीपी में विदेश शुद्ध साधन आय जोड़ देंगे तो अपने को जीएनपी एमपी मिल जाएगा, और अगर जीएनपी एमपी दिया हुआ होता और जीडीपी निकालना होता तो अपन जीएनपी एमपी में माइनस कर देते एनएफ आई है, तो अपने को मिल जाता जीडीपी एमपी। अब एक चीज ये भी पॉसिबल है कि अगर मान लियो कि जो विदेश सुसाधन आय है वो अगर धनात्मक है तो अपन जीडीपी में जोड़ेंगे तो जीएनपी जीडीपी से ज्यादा हो जाएगा। अगर मान लो ऋणात्मक है विदेश सुसाधन आय तो उसको ऋणात्मक चीज को किसी में जोड़ेंगे तो वो घट जाएगी एक तरीके, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो वो उस घटने से जीडीपी जो जीएनपी से वो ज्यादा हो जाएगा। और यदि विदेश साधन आय जीरो है, मतलब दोनों का अंतर जीरो हो जाएगा, मतलब बाहर अपन कमा रहे हैं जितने उतने ही यहाँ से जो लोग कमा के जा रहे हैं तो वो जीरो हो जाएगा विदेश साधन आय, तो जीएनपी और जीडीपी आपस में बराबर है। इसका मतलब तीनों ही स्थितियां हो सकती है कि जीएनपी जीडीपी से ज्यादा भी हो, कम भी हो, और जीरो भी हो, नहीं बराबर भी हो। यानी एनएफआई पॉजिटिव देन जीएनपी एमपी ग्रेटर देन जीडीपी एमपी, इफ एनएफआई है नेगेटिव देन जीडीपी एमपी ग्रेटर देन जीएनपी एमपी, और इफ एनएफआई है जीरो देन जीएनपी एमपी इक्वल टू जीडीपी एमपी। अब आगे अपन बढ़ते हैं और अगला जो कंसेप्ट लेते हैं अपन, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अभी अपन ने पढ़ा था पिछला जो सेकंड टॉपिक है वो पढ़ा था बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो पर मैंने तीनों कंसेप्ट मैंने कहा कि बहुत ध्यान रखने जरूरी। यहाँ पे अंतर किसका है पिछले 2 नंबर और 3 नंबर कंसेप्ट में, कि वहां पे सकल था यहाँ पे शुद्ध, और सकल और शुद्ध में अंतर होता है वो होता है मूल्यह्रास का, यानी जो भी अंतिम वस्तु और सेवाएं अपन उत्पादित की उनके बाजार मूल्य में से अगर गिरावट या मूल्यह्रास को घटा देंगे तो अपने को मिल जाएगा बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी एनएनपी मार्केट प्राइस, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी एक वर्ष के दौरान अगर परिभाषित करें अपन इसको, तो एक वर्ष के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा, एक देश के सामान्य क्यों ले रहे हैं क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय की बात हो रही है, यहाँ राष्ट्रीय उत्पाद की बात हो रही है, तो एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य जिसमें गिरावट हुए को शामिल नहीं किया जाता, यानी गिरावट हुए घटा देंगे अगर शकल में से अपन, तो अपने को मिल जाएगा बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। यानी एक वर्ष के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य जिसमें गिरावट को शामिल नहीं किया जाता है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाती है। अर्थात अगर इसको अपन एक मैथमेटिकल रूप में नीचे देखें तो एनएनपी एमपी इक्वल टू जीएनपी एमपी माइनस डी, यानी डेप्रिसिएशन कर दिया तो अपने को मिल जाएगा एनएनपी एमपी। यानी एन यहाँ पे एन है वो पहले वाला एन है वो नेट को बता रहा है, उधर जो जीएनबी में पहले वाला जी है जो ग्रोस को बता रहा है, यानी शक्ल को बता रहा है।
इन दोनों में अंतर डी का है तो डी घटा देंगे ग्रोस में से तो अपने को एन मिल जाएगा नेट वाला। बाकी जो सेम ये पार्ट एनपी और एमपी यानी अगर इसमें से अपन डी घटाएंगे तो अपने को शुद्ध मिल जाएगा, यानी अर्थात अपन एनएनपी एमपी इक्वल टू जीएनपी एमपी माइनस डी। और अगर मान लो अपने को जीएनपी निकालना होता है और एनएनपी एमपी दिया हुआ है तो अपन एनएनपी एमपी में प्लस कर देंगे डी को तो अपने को मिल जाएगा जीएनपी एमपी। बहुत ही सिंपल है। ये तीन कंसेप्ट मैंने कहा वो ध्यान रखने बहुत जरूरी है। अगला अपन बात करते हैं बाजार कीमत पर सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपीएमपी के बारे में। एनडीपीएमपी और पहला अपन ने पढ़ा था कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, वहां पे अपन सकल पढ़ा था पहला जो टॉपिक जीडीपी लिया था। और यहाँ पे अपन जो एनडीपी ले रहे हैं तो शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी यहाँ पे भी अंतर किसका है, शुद्ध और सकल में अंतर है। जीडीपी में और एनडीपी में अंतर किसका है, शुद्ध और सकल का। यानी पिछली वाले टॉपिक की तरह यहाँ पे भी अंतर होगा, वो मूल्यह्रास होगा। इसको अपन इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि एक वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य जिसमें घिसावट व्यय को शामिल नहीं किया जाता है, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाती है। ठीक है, ये हो गया कि एक यहाँ पे बस घरेलू की बात आ गई तो एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य जिसमें गिरावट व्यय को शामिल नहीं किया जाता है, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाती है। अगला जो टॉपिक अब अगला कंसेप्ट लेंगे वो है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को एक तरीके से अपन घरेलू आय भी कहते हैं। यानी अगर पूछा जाए कि घरेलू आय क्या है तो वो होगा एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी फैक्टर। पिछले वाला जो चौथा अपन ने पॉइंट पढ़ा है उसमें अपन पढ़ा था बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, और यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। यानी जो अपना तीसरा कंसेप्ट बाजार कीमत और साधन लागत में अंतर, दोनों में अंतर क्या है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अगर बाजार कीमत से अपन सकल पर शुद्ध मतलब साधन लागत पर जाना है तो वे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाएंगे, और अगर साधन लागत से बाजार कीमत पर जाना है तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ेंगे। अब अगर देखें तो इसको परिभाषित करें तो अपन ऐसे कर सकते हैं कि एक वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में, घरेलू क्यों ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात हो रही है, डोमेस्टिक की बात हो रही है, तब अपन घरेलू सीमा ही लेंगे। तो एक देश की घरेलू सीमा के अंदर सर्जित साधन आए, साधन कितने साधनों, चार साधन बताए थे मैंने उत्पादन के, उनको चार साधनों को चार प्रकार के भुगतान होने हैं। मोटे रूप से उत्पादन साधनों चार भागों में बांट सकते हैं अपन, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी। और उन श्रम को मजदूरी मिलती है, पूंजी को उसके बदले ब्याज मिलता है, भूमि के बदले लगान मिलता है, उद्यमी को लाभ मिलता है। इनको जोड़ दें तो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहा जाता है। और अगर पीछे वाला जो एनडीपी एमपी अपन ने पढ़ा था उससे अगर अपने को कह दिया जाए कि एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालिए तो अपन क्या करेंगे, एनडीपी एमपी और एनडीपी एफसी, यानी अंतर इसमें किसका है, एफसी है और एमपी, यानी अपने एफसी पर जाना है एमपी से, बाकी एनडीपी एनडीपी दोनों में सेम है, यानी दोनों में अंतर है वो किसका, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का। यानी अब साधन लागत में जाना होगा बाजार कीमत से तो बाजार कीमत में से माइनस करेंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है वो अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता का अंतर होता है। इसको अपन और भी अगर ऐसे बड़े रूप से लिखें तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस अप्रत्यक्ष कर और प्लस सब्सिडी, यानी सब्सिडी जुड़ जाएगी और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घट जाएगा। और अगर इसको अपन एनआईटी भी कहते हैं शॉर्ट में, और दोनों अलग अलग है तो आईटी इनडायरेक्ट टैक्स प्लस एस यानी सब्सिडी, यानी अगर इसको आईटी को घटा देंगे और इसको जोड़ देंगे तो अपन एनडीपी फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगी। और अगर इनको और शॉर्ट में कहते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर तो एनआईटी को घटाएंगे तो अपने को एनडीपी फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगी। और अगर मान लो एनडीपी मार्केट प्राइस निकालनी है और फैक्टर कॉस्ट दी हुई है तो अपन क्या करेंगे, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर देंगे एनआईटी या प्लस कर देंगे आईटी और माइनस कर देंगे एस। अगला कंसेप्ट अपन जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। यानी अब पिछला अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद,
और अभी अपन पढ़ रहे हैं साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी जीडीपी तो बाजार कीमत पर सबसे पहले पढ़ा था, लेकिन अभी पढ़ रहे हैं अपन फैक्टर कॉस्ट पर। यानी बात करें तो इसको अपन कह सकते हैं बाजार कीमत से एक स्थान पर अब बात पढ़ रहे हैं साधन लागत पर। यानी एक वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर सर्जित साधन आय जिसमें मूल्यह्रास भी शामिल होता है, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे मूल्यह्रास शामिल इसलिए होगा क्योंकि ये सकल आ गया, सकल में मूल्यह्रास शामिल होता है जबकि शुद्ध में मूल्यह्रास शामिल नहीं होता है। यानी अगर एनडीपी फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है और जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो अपने को देखो डीपी एफसी दोनों सेम, यानी अंतर किसका, जी और एन, यानी नेट और ग्रोस का। अगर ग्रोस निकालना है, एन दिया हुआ है तो डी जोड़ेंगे तो अपने डी यानी डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास को जोड़ेंगे तो अपने को जी मिल जाएगा। अगर इसी तरह अगर मान लो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट दिया होता और एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालना होता तो अपन जीडीपी में फैक्टर कॉस्ट में माइनस कर देंगे डी, तो अपने को एनडीपी फैक्टर कॉस्ट मिल जाता। ये हुआ अपना साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। अगला जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात करें, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, यानी अगर एक इस साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है एफसी, एनएनपी एफसी, इसी को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अगर राष्ट्रीय आय की अवधारणा देनी है तो अपन इसी को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अर्थात इसको अपन परिभाषित करें तो ये है कि एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधन आय के कुल जोड़ को साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। अर्जित साधन उत्पादन की चार साधनों जो चार प्रकार की आय अभी अपने पिछले कंसेप्ट में देखिए कि मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ को जोड़ देंगे तो अपने को मिल जाएगी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। यानी देश के सामान्य निवासी द्वारा ये चार प्रकार जो आय है उसको अपन जोड़ देंगे तो अपने को मिल जाएगी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगर मान लो अपने को एनडीपी फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है और अपने को एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो देखो दोनों में पहले एन है और बीच में देखो एन का मतलब यहाँ है राष्ट्रीय, यानी मतलब नेट दोनों में, एन का मतलब यहाँ राष्ट्रीय और डी का मतलब है डोमेस्टिक, यानी घरेलू और राष्ट्र में अंतर मैंने बताया विदेशों से शुद्ध साधन आय NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इनका अंतर होगा और PFC दोनों सेम है, यानी इसको जोड़ देंगे एनडीपी में अगर विदेश शुद्ध साधन आय को तो अपने को एनएनपी फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगी। यानी अगर अपन घरेलू आय में विदेश शुद्ध साधन आय जोड़ देंगे तो अपने को राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। और अगर अपने राष्ट्रीय आय दी हुई यानी एनएनपी फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो अपन विदेश शुद्ध साधन आय माइनस कर देंगे तो अपने को मिल जाएगी एनडीपी फैक्टर कॉस्ट अर्थात घरेलू आय। यानी एनडीपी फैक्टर कॉस्ट को घरेलू आय के समान ही होती है या उसे घरेलू आय ही कहते हैं, और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट होती है वो राष्ट्रीय आय के समान होती है, उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं हम। अगला जो कंसेप्ट है अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद अपन ने पढ़ लिया था सेकंड टॉपिक। यहाँ पे अपन अगला पढ़ने जा रहे हैं कि साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधन आय जिसमें घिसावट व शामिल होता है, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। यहाँ पर राष्ट्र की बात हो रही है तो मैंने कहा सामान्य निवासी लेंगे। एक वर्ष सामान्यतः हम एक वर्ष के बारे में ही बात करते हैं कि एक वर्ष में एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधन आय जिसमें घिसावट व शामिल होता है तो साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। यहाँ पे घिसावट वे इसलिए क्योंकि ये ग्रोस की बात हो रही है, यानी जीएनपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू एनएनपी फैक्टर कॉस्ट प्लस डी। अगर डी का मतलब है मूल्यह्रास, यानी इसको एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में डी जोड़ देंगे तो अपने को मिल जाएगा जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, और अगर जीएनपी फैक्टर कॉस्ट में से डी घटा देंगे तो अपने को मिल जाएगा एनएनपी फैक्टर कॉस्ट।
ये अपन ने पढ़ा। अब अपन आज के टॉपिक का लास्ट अवधारणा पढ़ेंगे, वो है नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम की जो आगे नेशनल, मैंने कहा एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी राष्ट्रीय आय की परिभाषा पूछे तो अपन इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं कि राष्ट्रीय आय को साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी कहा जाता है, और एक वर्ष के दौरान एक देश में उत्पादन के सभी साधनों को, सभी साधन है चारों साधनों को जो भुगतान मिलता है, यानी जो लगान मजदूरी ब्याज लाभ मिलता है, उसका योग ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। अर्थात राष्ट्रीय आय बराबर लगान प्लस मजदूरी प्लस वेतन प्लस ब्याज प्लस लाभ। मजदूरी वेतन एक ही चीज है, ब्याज प्लस लाभ, यानी इन चारों को जोड़ देंगे तो अपने को मिल जाएगा राष्ट्रीय आय। यानी एक वर्ष में एक देश के सामान्य निवासी हैं, उनको मिलने वाले लगान मजदूरी ब्याज तथा लाभ को जोड़ देंगे तो अपने को मिल जाएगा राष्ट्रीय आय। और अगर मान लो अपने को ये साधन लागत के स्थान पर अगर मान लो शुद्ध बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद दिया हुआ है, तो और अगर अपने को साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है, राष्ट्रीय आय निकालनी है, तो अपन माइनस करेंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और माइनस कर देंगे, या अपन अप्रत्यक्ष कर को माइनस करेंगे और सब्सिडी को जोड़ेंगे। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी तीनों दिए हुए हैं, तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ही सब्सिडी और अप्रत्यक्ष कर का अंतर होता है। दो बार नहीं घटाना है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को एक बार अगर एनएनपी मार्केट प्राइस में से घटा दिया है, तो फिर अलग से अप्रत्यक्ष कर को घटाने की आवश्यकता नहीं है। अगर अलग से अपन अप्रत्यक्ष कर को घटा रहे हैं, सब्सिडी को जोड़ रहे हैं, तो फिर अपने को शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है वही अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी का अंतर होता है। ये अपन ने राष्ट्रीय आय की कुछ आज अवधारणाएं पढ़ी है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से भी, और 2 नंबर में क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।